ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूपतां दातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्ध। तत्वार सूत्र तीसरे अध्याय में हम आज अष्टानिका पर्व की पूर्व संध्या पर तीसरे अध्याय में एक नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं। कल तक हमने हमारे से नीचे वालों की चर्चा शुरू की थी, है ना। हमारे से नीचे वाले मतलब अधोलोक संबंधी। ओके, अधोलोक संबंधी चर्चा की थी। आज से अपन हमारे लेवल की चर्चा कर रहे हैं। लौकिक में लेवल शब्द बड़ा अलग अर्थ में माना जाता है ना। ये हमारे लेवल का आदमी है, ये हमारे लेवल से नीचे है। तो अभी अपने को अपने लेवल से चर्चा करना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर हम अपना लेवल यानी अपना लेवल कौन सा है, मध्यलोक। तो उस मध्यलोक की भूगोल कैसी है इसको हम समझेंगे। पहले नंबर में आपको बताऊं, जैन धर्म में भूगोल शब्द नहीं प्रयोग होता। ये भूगोल शब्द मैंने प्रयोग किया वो आपको बताने के लिए किया, लेकिन एक्चुअली जैन धर्म में भूगोल शब्द एक्सेप्टेड नहीं है। कारण भूगोल शब्द का अर्थ क्या होता है, भू मतलब धरती, गोल मतलब गोल है। तो जहां जिस जिस विधा में धरती की गोलाई के रूप में चर्चा होती है वो भूगोल कहलाता है। और अपने जैन धर्म में धरती कैसी बताई गई है, फ्लैट। तो इसी हिसाब से भूगोल शब्द स्वीकृत नहीं होता। तो जैन पद्धति अनुसार मध्यलोक की चर्चा आज से हम प्रारंभ करने वाले हैं। क्या बोला, फिर से। जैन दर्शन, जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन आचार्यों के अनुसार जो मध्यलोक की चर्चा है, हम आज से वो मध्यलोक की चर्चा शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना, बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा। कल तक हमने अपने से डाउन लेवल वालों की चर्चा की थी, और डाउन लेवल की चर्चा में ये समझने की कोशिश की थी कि कितने कितने प्रकार के वहाँ पर ये लोग होते हैं, क्या क्या होते हैं, नरक होते हैं, कैसे होते हैं। अभी एक अच्छी बात है कि कल से अष्टानी का महापर्व लग रहा है। अष्टानी का महापर्व में नंदीश्वर द्वीप में सनातन क्षेत्र हैं, शाश्वत क्षेत्र हैं, शाश्वत क्षेत्रों की चर्चा चलती है। शाश्वत क्षेत्रों की मंदिरों की अकृत्रिम चैत्यालयों की बात चलती है। तो हम इस 8 5 7 दिन का जो भी अपने को मिलेगा समय, उसमें हम वो गणित भी, वो भूगोल, वो जैन जिसे कहें मध्यलोक की चर्चा, उसको भी हम धीमे धीमे लेंगे। बराबर ना, तो समझ में आया। तो आज से हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, जैन क्या कहते हैं, जैन दर्शन के अनुसार मध्यलोक की चर्चा। आधार अपना कौन सा रहेगा, तत्वार्थ सूत्र तीसरा अध्याय। सब लोगों से खास निवेदन है कि जो जो क्लास में ज्वाइंट हो रहे हैं वो अपना वीडियो चित्रों की तरफ देख के रहें, क्योंकि ये सुनने वाली क्लास अकेली नहीं है। इसमें दिखने में बहुत सारे ग्राफिक्स आएंगे। पहली बार मुझे इतना कंफर्टेबल लगेगा, ऑनलाइन साधनों का प्रयोग पहली बार मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि हर बार अगर मैं कभी जैन की ज्योग्राफी समझाता था तब समस्या ये होती थी कि आपको मेरे चित्र देखने पड़ते थे, और मेरे चित्र मतलब प्राइमरी स्टूडेंट के चित्र के जैसे होते थे। वो उसमें समझाना पड़ता था कि यहाँ ये मैंने पहाड़ है तो पहाड़ बनाया है, ये नदी है तो नदी बनाई है। तो मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता मेरे चित्रों को समझने के लिए। लेकिन अभी अपन ऑनलाइन साधन में का यूज कर रहे हैं, तो बढ़िया वेल ड्राफ्टेड चित्र आपके सामने आएंगे। इसीलिए आपको जो मेरे जैसे मकबूल फिदा हुसैन के चित्रों का सामना नहीं करना पड़ेगा मॉडर्न आर्ट, कि जिसकी टांग कहीं जा रही, ना हाथ कहीं जा रहा है, ना पैर कहीं जा रहा है। बराबर। तो पहली बार मुझे बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है पढ़ाने में,
क्योंकि चित्र बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं हो, चित्र बने बनाए आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप लोगों से क्या निवेदन है कि क्लास जब सुने, जितने भी लोग हैं 10, 50, 15, 20 जितने भी सुनते हैं, वो सभी चलते फिरते इन चीजों को नहीं सुने, क्योंकि चलते फिरते नहीं समझ में आएंगी। शांति से बैठकर सुनेंगे तो ही सारी बातें आपको ख्याल में आएंगी। चलिए तो अपन चलते हैं सीधे मध्यलोक की तरफ। मध्यलोक में तो है ही, लेकिन मध्यलोक की चर्चा के बारे में हम चलते हैं। ओके, मध्यलोक तीसरा अध्याय, इसमें पूरा मध्यलोक की बात है। मध्यलोक का नाम मध्यलोक कैसे पड़ा? देखिए इसमें कुछ अच्छे ग्राफिक्स हैं, शुरू में ही आपको दिए हैं। सुदर्शन मेरु जो मध्यलोक का केंद्र है, जम्बूद्वीप का जो वृक्ष है, जम्बू वृक्ष, उसकी चर्चा, अड़ीद्वीप संबंधी चित्र है, और ऐरावत हाथी जो मध्यलोक की महत्वपूर्ण घटना है, भगवान का जन्माभिषेक होता है। तो ऐसे 4 चित्र तो आपको बहुत सारी चीजें इस अध्याय के माध्यम से जानने को मिलेंगी। बराबर, समझे कि नहीं समझे? तो उसमें सबसे पहले किसका चित्र आता है? मध्यलोक की ऊंचाई कितनी है, मध्यलोक की लंबाई कितनी है, मध्यलोक की चौड़ाई कितनी है। कहीं पे भी अपन देखो, कहीं पर भी जाना हो ना, तो सबसे पहले इसकी एक जगह आप समझ लो कि मध्यलोक मतलब क्या है। तो आगे कोई ग्राफिक्स आएगा, इसके बारे में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि लोक, लोक है ना, लोक, ऐसे समझो जरा। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा लोक है ना, ऐसे जो उसका शेप बताया था, और उस लोक में ये ऊपर का 7 राजू और नीचे का 7 राजू, तो बीच का जो पोर्शन है ऐसा फ्लैट पोर्शन, थाली के जैसा, थाली के जैसा फ्लैट पोर्शन, उस फ्लैट पोर्शन पर ये सुमेरु पर्वत हो गया। ओके, तो ऐसी मध्यलोक की संरचना है। तो अब जो हम लंबाई चौड़ाई बताएंगे वो किसकी बताएंगे, मतलब इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई की जब बात करेंगे तो जहां से जहां तक मध्यलोक का विस्तार है, फॉर एग्जाम्पल सुमेरु पर्वत की जड़ से लेकर सुमेरु पर्वत की चूलिका तक मध्यलोक कहते हैं, तो वो ऊंचाई के अंदर आ जाएगा। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर। बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं मिला है हमको, मध्यलोक वालों को बहुत कम लिमिटेड पोर्शन मिला है। उस लिमिटेड पोर्शन की क्या लंबाई चौड़ाई है वो आप देख लीजिएगा। देखिए मध्यलोक शुरू हो रहा है, आप देखेंगे पहला चित्र यहाँ पर बताया है, जिसमें ये बताते हैं कि थाली के जैसा गोल गोल है। कैसा है, दिख रहा है ना जहां मध्यलोक लिखा हुआ है? कैसा है वह मध्यलोक? बोले थाली के जैसा है। जगत में भूगोल मानी, गेंद के जैसी गोल मानी जाती है, अपने यहाँ पर क्या माना जाता है? थाली के जैसी फ्लैट है। ओके, अब उसमें देखो मध्यलोक कैसा कहलाता है। अब इस जैसे जैसे आपने कोई बॉक्स के अंदर पिज्जा, पिज्जा होता है ना, पिज्जा, पिज्जा कैसे आता है? पिज्जा होता तो गोल गोल है, लेकिन उसका बॉक्स स्क्वायर होता है। ऐसे ही मध्यलोक है तो गोल गोल, लेकिन इस मध्यलोक को जो गोल गोल है उसे इस एक राजू प्रमाण लंबे और एक राजू प्रमाण चौड़े बॉक्स के अंदर पैक कर दो। बराबर, आ गया ना ख्याल में? जैसे कि पिज्जा का डिब्बा होता है और पिज्जा होता है, वैसे ही ये मध्यलोक एक थाली के जैसा है, और उस पूरी की पूरी थाली को हमने इस बक्से में पैक कर दिया। तो जो हम कह रहे हैं एक राजू, ये एक राजू गोलाकार मध्यलोक का प्रमाण नहीं है। पॉइंट समझे? ये चौरस मध्यलोक का प्रमाण है। यानी मध्यलोक का स्ट्रक्चर गोल गोल है, लेकिन लंबाई चौड़ाई वाला जो है क्षेत्रफल जिसे अपन कहते हैं वो स्क्वायर में मापा जाता है। ये इतनी सी बात समझ में आ गई, आगे की नहीं आ गई? तो हमने इस मध्यलोक को उठाकर यहाँ पे फिट कर दिया। अब फिर हमने देखा कि भैया इसकी लंबाई कितनी है? बोले लंबाई निकली एक राजू, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक। फिर बोले चौड़ाई कैसी है? मैं जो जहां पे कर्सर मूव कर रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है कर्सर आपको? हाँ के नाम में बोलो कोई एक व्यक्ति। यस सर। हाँ दिख रहा है ना, ये जैसे मैं मूव करता हूँ ये, तो ये दिख रहा है ना ऊपर नीचे हिलाते हुए, है ना? देखो हाँ। तो
मध्यलोक की जो लंबाई है, बराबर, लंबाई वो यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट नापी अपन ने। ओके, एक राजू, मतलब इस थाली को हमने इस डब्बे में पैक कर दिया, तो इस सिरे से लेकर इस सिरे तक की लंबाई है एक राजू। अब फिर वही राजू मतलब क्या होता है, राजू मतलब क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था ना नरक लोक में, बड़ा छोटा सा राजू होता है? कितना होता है कि एक लाइट ईयर्स, अपन सरल सी भाषा में कहें तो सैकड़ों असंख्यातों लाइट ईयर्स, बराबर, वो एक राजू के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके, तो बहुत लंबा विस्तार है। अब फिर बोले लंबाई हो गई एक राजू, फिर चौड़ाई कितनी हुई, बोले चौड़ाई अपन यहां से यहां तक नापते हैं। ओके, ये जो कर्सर जो मेरा जा रहा है यहां से लेकर यहां तक, उसकी चौड़ाई क्या है, वो एक राजू है, बराबर। यानी भले ही ये जो मध्यलोक का जो बीच में पोर्शन आता है वो थाली के जैसा सेट हो जाता है, और उसमें एक राजू लंबा और एक राजू चौड़ा है। अब ऊंचाई, ऊंचाई कैसे नापते हैं इसकी, तो सुमेरु पर्वत जो है ना, ये 3rd नंबर, ये चित्र देखिए, ये क्या है, ये मध्यलोक को बताने वाला पैरामीटर है। इसकी 1,40,000 योजन इसकी टोटल ऊंचाई, बस जितना ऊंचा सुमेरु पर्वत है उतना ऊंचा विस्तार मध्यलोक का है। यानी ऊर्ध्वलोक के जो 7 राजू हैं, बराबर, उस 7 राजू में 1,40,000 योजन कम, एग्जैक्टली ऊर्ध्व, वहां से ऊपर ऊर्ध्वलोक चालू हो जाता है और वहां तक मध्यलोक रहता है। लेकिन वो 1,40,000 योजन इतने नेग्लिजिबल हैं कि आचार्यों ने इसे कंसीडर ही नहीं किया। हमेशा जनरली एक ही बात कही है कि ऊपर का ऊर्ध्वलोक 7 राजू का, नीचे का अधोलोक 7 राजू का, यानी 1,40,000 योजन नथिंग। जैसे मतलब ऐसा समझ लो कि जब बिल गेट्स और अंबानी की प्रॉपर्टी की बात चल रही हो और उसमें एक आध लाख रुपए की कैलकुलेशन आए, तो 1 आध लाख रुपए की कैलकुलेशन को तो कंसीडर ही नहीं करते। हाँ, अपने जैसे सामान्य व्यक्ति की इनकम की बात है और हिसाब किताब में 1 आध लाख रुपए का फिर पड़े तो कहते कहाँ गए। लेकिन अंबानी, अडानी या ये जो बड़े लोग हैं, गेट्स वगैरह, ये अपनी अगर बैलेंस शीट देखते होंगे तो 1 लाख के प्लस माइनस को कुछ कंसीडर ही नहीं करते होंगे। तो ये एक्चुअल में जो राजू है, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक है, वो है बहुत बड़ा 7 राजू, जिसका कोई और छोर नहीं है, बराबर। उसके एवज में जो मध्यलोक में क्या कहते हैं, ये सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन है, वो इतना कम कहा जाता है कि हम उसकी गिनती ही नहीं कर पाते, गिनती ही नहीं करते। इसीलिए ऊर्ध्वलोक में एग्जैक्टली अगर कैलकुलेटिव निकाला जाए तो ऊर्ध्वलोक जो है वो 1,40,000 योजन कम है, क्योंकि वो 1,40,000 योजन किसको मिलता है, हमको मिलता है, मध्यलोक वालों के लिए। यानी सुमेरु पर्वत ही मध्यलोक की ऊंचाई को डिसाइड करता है। ओके, इसकी क्या स्ट्रक्चर है वो आप आगे पढ़ेंगे। सरल भाषा में आपको बताऊं, 1,000 योजन है जमीन के नीचे और 99,000 योजन है जमीन के ऊपर, और उसके ऊपर 40 योजन की क्या है, इसके चूली का, यानी टोटल 1,000 प्लस 99,000 प्लस 40 योजन, इतना टोटल 1,40,000 योजन इसका मध्यलोक की ऊंचाई है। बराबर, क्लियर हुई ये गणित। तो पहले नंबर की स्लाइड में हमने क्या समझा कि मध्यलोक का स्ट्रक्चर कैसा है। जो 3 चीजें जानने की जरूरत होती है, अपन कोई फ्लैट लेते हैं, कितने बाई कितने का है, बराबर। कोई जमीन ले तो सबसे पहले ये पूछते ना, कितने बाई कितने की, कितने वार है, कितने स्क्वायर फीट है, कितना ये है, तो वही बात यहाँ पर बताएगी। मध्यलोक की बाकी बात बाद में चलेगी, पहले नंबर ये समझ लो कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। ओके, डन, क्लियर। कोई क्वेश्चन हो तो पूछते जाना, नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, होना भी नहीं चाहिए, हाँ, वरना मेरे जैसे टीचर का क्या मतलब। समझ में आया? क्लियर हुआ ना? प्रश्न तो होने ही नहीं चाहिए, प्रश्न हो तो क्या काम का फिर मेरा पढ़ा। हाँ बोलिए दिनेश भाई। हाँ, आपने बताया 1,000 योजन जमीन से नीचे जाएगा, 99,000 बीच में रहेगा, हाँ, बराबर है ना? तो ये 1,000
अधोलोक में जाएगा या इधर ही नहीं रहेगा? नहीं, ऊपर ऊपर ही आएगा वो। एक्चुअल वो है, पहली जो चित्रा पृथ्वी है ना, वो चित्रा पृथ्वी बहुत बहुत मोटी है, उसमें 1000 योजन की गिनती नहीं होती, ये समझ लो। मतलब नहीं, जैसे यानी चित्रा पृथ्वी किस में आई? हाँ, मध्यलोक में है या हाँ अधोलोक में ना, है, ऊर्ध्वलोक में? रत्न प्रभा जो है ना, रत्न प्रभा, हाँ, उसकी सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी हाँ, परत को चित्रा पृथ्वी कहते हैं। ओके। और बराबर। उस ऊपरी पर जैसे अपन ने 3 भाग देखे थे ना उसके, रत्न प्रभा के, खर भाग, पंख भाग और हाँ, अभ्यस्त भाग। तो जो ऊपर वाला हाँ, खर भाग है, और खर भाग का भी सबसे ऊपरी नंबर की जो ऊपरी ऊपरी परत है, बराबर, जैसे अपनी खाल होती है ना, खाल का सबसे ऊपरी लेयर होती है, तो ऐसी उस लेयर को चित्रा पृथ्वी कहते हैं। तो एक्चुअल में मध्यलोक जो आएगा, वो मध्यलोक सुमेरु पर्वत से, सुमेरु पर्वत को ही मध्यलोक कहा जाता है। यानी जो अधोलोक है वो उसकी चूलिका के नीचे आएगा, और ऊर्ध्वलोक है वो उसकी जड़ के नीचे आएगा अधोलोक, और चूलिका के ऊपर आएगा ऊर्ध्वलोक। पॉइंट समझ? तो सुमेरु पर्वत ही इस मध्यलोक को ऊर्ध्वलोक और अधोलोक से डिवाइड करता है। पॉइंट समझ में आया? तो जहां जहां सुमेरु पर्वत है वहां वहां मध्यलोक है, ऐसा समझ लो। और उस सुमेरु पर्वत से ऊपर वाला पोर्शन ऊर्ध्वलोक है, और अच्छा, उस सुमेरु पर्वत से बराबर नीचे वाला पोर्शन अधोलोक है। क्लियर? बराबर। बहुत बढ़िया। ओके ओके। हाँ, अगला अगला अपन स्लाइड देखते हैं। देखिए, मैं फिर से पुनः एक बात आपको हाईलाइट कर, शुरू में तो मैंने बात कही थी कि जो जो भी लोग सुन रहे हैं, अष्टानिका महापर पर सहज ही योग बन गया है कि आप जैन भूगोल की क्लास में आ गए, और उस जैन भूगोल में भी मध्यलोक की क्लास आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि मध्यलोक में ये सारे अकृत्रिम चैत्यालय वगैरह हैं। तो ये तमाम बातें जो जो अष्टानिका महापर पर होनी चाहिए, जिनके लिए स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो आपको सहज हो रही। बराबर। आज ही मैं देख रहा था, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत दुविधा भी होगी, क्योंकि आज ही अभी इस समय यहाँ पर ही जैसे आपकी क्लास चल रही है, वहीं शिखर जी में प्रोग्राम चल रहा है, वहीं जयपुर में प्रोग्राम चल रहा है, वहीं कहीं और प्रोग्राम चल रहा है। इतना छोटा सा मुमुक्षु समाज बड़ा कंफ्यूज रहता है, कहाँ कहाँ जाए, स्विच करते हैं वो लोग, एक क्षण यहाँ पे एक क्षण वहां पे। बराबर ना? वो सब होने वाला है जब आप, लेकिन मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप जहां पर भी पढ़े, अगर आपको प्रवचन सार संबंधी सुनना है तो शिखर जी के शिविर की जो लिंक आ रही है उसमें पूरा प्रवचन सार कराने की कोशिश है। बराबर। लेकिन अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसे कंप्लीट थॉरली सुने, ऊचक ऊचक काम मत करें, सब जिनवाणी का हिस्सा है। बराबर। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही सुने कि वो मत सुने, जहां आपकी रुचि हो, जैसा इंटरेस्ट हो वो सुने, लेकिन जो सुने थॉरली सुने। बराबर, पूरा सुने। ये जो भ्रमर वृत्ति के साथ में सुनना होता है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, उससे लाभ नहीं हो पाता है। बराबर, समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज का थोड़ा विचार करिएगा। बराबर। और कंटिन्यूअस इस चीज से जुड़े रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वरना विषय मिस हो जाएगा। ओके। चलिए आगे का अपन स्लाइड देखते हैं। अब इस जो मध्यलोक है, उस मध्यलोक में कौन कौन रहता है? सरल भाषा में कहें तो हम लोग इतना ही समझते हैं कि अधोलोक में नरक, ऊर्ध्वलोक में देव, और मध्यलोक में मनुष्य तेंच। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ बता रहे हैं कि मध्यलोक में मनुष्य त्रियांश तो रहते ही हैं, देव रहते हैं, देव भी रहते हैं। और देव भी कितने? ज्योतिषी देव भी रह रहे हैं, व्यंतर देव भी रह रहे हैं, और भवनवासी देव भी रह रहे हैं। कैसे कैसे रहते हैं? सबसे पहले ज्योतिषी देव समझते हैं। तो ज्योतिषी देव का तो आपको गणित पता ही होगा ना। ज्योतिषी देव मतलब कौन से होते हैं? ज्योतिषी देव मतलब क्या होते हैं? देखो, फिर वो आगे अपन बनाते हैं, एक सुमेरु पर्वत बनाते हैं। ये दिख रहा है सुमेरु पर्वत? नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा। ओके, सपोज ये सुमेरु पर्वत है ना, ऐसा जमीन के ऊपर उठा हुआ। अब सारे के सारे ज्योतिषी देव जो चंद्र सूर्य हैं, वो इसके सराउंडिंग 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 क्या करते रहते हैं? प्रदक्षिणा करते रहते हैं। बस वो कहलाते हैं ज्योतिषी लोग। 770 योजन से लेकर 990 योजन तक समथिंग उनका विस्तार होता है। तो वो सुमेरु पर्वत के सराउंडिंग कर रहे हैं, तो वो भी कौन सा है? ज्योतिषी देव मध्यलोक में है। बात समझ में आ रही? ऊर्ध्वलोक में नहीं। ज्योतिषी देव हम समझते हैं ऊर्ध्वलोक में होंगे। ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव मुख्यता के साथ में, बाकी ज्योतिषी देव मध्यलोक वाले ही हैं।
हमारे लेवल पर ही हैं, इसीलिए आपको उनको करने के लिए कोई बहुत अलग विशेष अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे जैसे ही मध्यलोक वासी हैं, बराबर। तो ऐसे तो मध्यलोक वाले में होते हैं। अब व्यंतर, व्यंतर भी मध्यलोक में, अधोलोक में भी रहते हैं, मध्यलोक में भी रहते हैं। मध्यलोक में जो उनके स्थान बताए गए हैं, द्वीप समुद्रों में रहते हैं, सुनसान जगह पर रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं, बहुत सारी जगह उन व्यंतरों की है, तो वहां पर भी वो व्यंतर आदि देव रहते हैं। क्लियर? दो बात है। तीसरे नंबर, भवनवासी देव, ज्योतिषी देव भी मध्यलोक में रहते हैं, व्यंतर देव भी मध्यलोक में रहते हैं, और भवनवासी देव भी मध्यलोक में रहते हैं। भवनवासी देव क्या कहते हैं? जो जो भवनवासी देव हैं, भवनवासी असुर कुमार हैं, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वो सब असंख्या द्वीप समुद्र में रहते हैं, वो अपनी अपनी टेरिटरी में रहते हैं और मजे करते हैं। तो वो सब लोग मध्यलोक वासी हैं। कहाँ के वासी हैं? मध्यलोक वासी हैं, बराबर। इसीलिए यहाँ पर सब जगह के स्थान बताया, इतनी इतनी जगह पर रहने वाले मध्यलोक वासी देव हैं। क्लियर? समझे ना? चलिए, तो मध्यलोक मतलब आपका ही सिक्का जमा हुआ है, आपने ही उसमें रुमाल रख दिया है, ऐसा नहीं है। देव गति के देवों का भी निवास मध्यलोक में है। अब अपन पहला सूत्र जो मध्यलोक से रिगार्डिंग है उस पे चर्चा करते हैं। ओके, है क्या मध्यलोक बताते हैं। जम्बूद्वीप लवणोदादयाः, बोलिए, जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः, द्वीप द्वीपसमुद्राः। फिर से, जम्बूद्वीप लवणोदादया शुभनामानो द्वीप समुद्राः, बोलिए, जम्बूद्वीप लवणोदादय द्वीपसमुद्राः। सरस, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ कुछ बोले, कुछ कुछ नहीं बोले, कुछ गड़बड़ बोले, जो भी है ठीक है, कोई मैं बहुत विस्तार से नहीं कर रहा, लेकिन इसमें समझो। मध्यलोक में बताते हैं कि मध्यलोक में क्या क्या है, तो बताते हैं जम्बू द्वीप लवणोदादया, एक पहले नंबर के द्वीप का नाम बोल दिया और पहले नंबर के समुद्र का नाम बोल दिया। जम्बू मध्यलोक में, जैसे आप कोई सर्कल परिकर बनाते ना, परिकर, तो परिकर में एक पहले नंबर, एक तो होती है पेंसिल, और एक होता है वो नुकीला डॉट, बराबर, पॉइंट। तो उस पॉइंट से अगर आपने परिकर बनाया तो बहुत सारे परिकर बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले नंबर का पॉइंट क्या होता है? बस ऐसे ही मध्यलोक में बहुत सारे द्वीप समुद्र हैं, लेकिन सबसे पहले नंबर का जो द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप। कौन सा द्वीप? जम्बू द्वीप। तो सबसे पहले जम्बू द्वीप का नाम ले लिया, बराबर, जम्बू द्वीप। फिर लवणोदादयः, लवण उदय, लवणोदी, तो क्या कहलाया? मतलब लवण समुद्र। कौन सा समुद्र? लवण समुद्र। देखो समझना, पहले नंबर के द्वीप का नाम आया जम्बू द्वीप और दूसरे पहले नंबर के समुद्र का नाम आया लवण समुद्र। तो जम्बू द्वीप और लवण समुद्र आदयः, मतलब इनको आदि में रखो। फर्स्ट किसको लिया? जम्बू द्वीप और लवण समुद्र, ऐसे आदि में रखकर शुभ ना मानो। शुभ ना मानो है मानो या ना मानो वाला नहीं, मानो ना मानो वाला नहीं, शुभ नाम के जितने भी जगत में शुभ नाम होते हैं, हो सकते हैं, उन सब नाम के द्वीप समुद्राः, समुद्र हैं, द्वीप हैं और समुद्र हैं। मतलब कितने हैं? बहुत हैं। और किस किस नाम के हैं? हर एक शुभ नाम के। मैं जब भी ये बात करता हूं तब सब लोगों को एक बात पर जरूर ध्यान देता हूं कि हमें बड़ी खुशी होती है इस बात की कि साहब कोई घर का नाम हमारे नाम पर हो जाए। एक माता बहन है, वो काफी दिन पहले से शादी हो गई लेकिन घर पे ही रह रहे थे, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री, नया मकान लिया उन्होंने, और क्या कहते हैं, गवर्नमेंट में है ना कंडीशन ऐसी
कि अगर माताओं बहनों के नाम से वो अगर आप प्लॉट या फ्लैट लेते हो तो आपको थोड़ी ड्यूटी कम भरनी पड़ती है। तो इस एंगल से उस भाई ने उस मकान की रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम पर कराई। अब जैसे ही वो कराई तो पत्नी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, क्यों सर? अरे मेरे नाम से मकान हो गया। किस नाम से हो गया? मेरे नाम से। मेरे नाम से नहीं था तब भी उस घर में थी, मेरे नाम से हो गया तब भी उस घर में हो, रहने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ये पता चला कि मेरे नाम से, तो अहंकार पुष्ट हो गया। चलो ये तो रहने वाली बात है, सबके अपने अपने नाम पे एक आध जमीन का टुकड़ा तो होता ही है। लेकिन कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम आपके नाम पर हो जाए, तो किसी रोड का नाम, जैसे महात्मा गांधी रोड है वैसे ही डॉक्टर अभिषेक जैन रोड हो जाए, कोई गार्डन का नाम है, कोई बिल्डिंग का, गवर्नमेंट प्लेस का नाम, कोई यूनिवर्सिटी का नाम आपके नाम पर हो जाए, तो कितनी खुशी आपको होगी। आगे देखो, किसी पूरे नगर का नाम आपके नाम पर हो जाए, अहमदाबाद की बजाय अभिषेकाबाद हो जाए, कैसा लगेगा? है? मैं अपना नाम बता रहा हूँ, सब अपने अपने नाम पे समझ, लड्डू तो सबके मन में फूट रहे हैं। मतलब किसी किसी स्टेट का नाम आपके नाम पर हो जाए, किसी कंट्री का नाम आपके नाम पर हो जाए, बराबर, कितनी खुशी होगी। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको अपना नाम करवाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कुदरत ने आपके नाम पर एक द्वीप और एक समुद्र रिजर्व करके ही रखा है। इस भले ही आर्यखंड में कोई अभिषेकपुर या अभिषेकाबाद नाम का शहर नहीं होगा, लेकिन असंख्यात द्वीपों में अभिषेक द्वीप और अभिषेक समुद्र नाम का जरूर होगा। और अभिषेक ही नहीं है, सबके नाम के जितने भी हैं यहाँ पर, सुरेशाबाद और दिनेशाबाद और दीपिकाबाद और प्रज्ञाबाद, इस जितने भी वॉटेवर जितने भी नाम हैं, सबके नाम पर एक एक द्वीप, एक एक समुद्र है। करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप वास्तविकता को समझें, क्या नाम के पीछे पड़े। लोग तो इतने ज्यादा क्या कहते हैं, नाम के लोभी होते हैं कि किसी पब्लिक प्लेस पर जाएंगे, वहां पे अपना नाम लिख कर आ जाएंगे। तारंगा जाएंगे, तारंगा के पहाड़ों पर अपना नाम लिख कर आ जाएंगे। कहीं सीमेंट लगी तो वहां को रेत देंगे, पेड़ पर लिख देंगे, जैसे तुम मान के चलो कोई अकबर की जैसे हो। है क्या? क्या है नाम का इतना ज्यादा? नाम बदल दूंगा, नाम के साथ जोड़ लिया तुमने। अरे भाई, तुम गुमनाम हो, तुम अनाम हो, तुम बेनाम। और यश की अगर जो हम बात करते हैं, तो जितने और एक और बात आपको कहूं, थोड़ी अभी मुझे विचार आया, नया नया फ्रेश विचार आया। एक दीप की बात नहीं कर रहे, अनंत पर्यायों में अनंतो नाम को धारण किया ना, तो जितने भी तुम्हारे नाम हैं तो अनंत नाम हो चुके, तो अनंत नाम तुम्हारे नाम पर अनंत दीप हो चुके, क्योंकि तुमने जिस जिस पर्याय को धारण किया उस पर्याय में तुम्हारा नाम मिला और उस नाम का द्वीप वो हो गया है। बोलेगा वो तो मरने के बाद तो भाई, जिनके जीते जी किनका नाम होता है? महात्मा गांधी जीते थे तो उनके नाम पर एक रोड नहीं था, मरने के बाद 50 रोड हो गए। तो अधिकतर इस श्लोक में भी मरने के बाद ही नाम होता है। तो क्या मतलब है नाम के पीछे दौड़ने का? इसीलिए शुभ नामानो, जितने भी नाम हैं, इसीलिए जो लोग इस भ्रम में रहते हैं या ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा कोई गार्डन, कोई बगीचा, कोई रोड, कोई शहर ये मेरे नाम का हो जाए, ये ऐसा भ्रम पालने की कतई जरूरत नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आपके नाम पर ना जाने इतना बड़ा द्वीप समुद्र, और कितना बड़ा कि जम्बू द्वीप कितना है, बोले कि जिसके अंदर इतना इतना, आपका जो द्वीप होगा वो इससे असंख्यात गुना अधिक होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए शुभ नाम जितने भी आपके नाम हैं, वो सारे शुभ नाम के ऊपर एक एक द्वीप और एक एक समुद्र है। हमको तो केवल इससे यही जान शिक्षा मिलती है कि अगर है तो हमें अधीरता और लोभ करने की क्या जरूरत है तो है। और अब है ही तो हमारा नाम हो जाए, नाम हो जाए, नाम हो जाए, इसकी क्या आवश्यकता है? 100-500 रुपए दोगे, कहीं मार्बल लगवाओगे, अपना नाम लिखवा दोगे,
है, विचार करके देखो। भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हैं तो प्रतिमा विराजमान करने में पूरे कुटुंब का नाम लिख देते हैं। बोलो, ये नाम का लोभ। अरे तुम्हारा नाम क्या पड़ा है भाई साहब? 50 रुपए मंदिर में लिखेंगे ना तो पूजन, पूजन में कितने डाले साहब? हमारी तरफ से पूजन है। अच्छा, कितने रुपए की करी पूजन? बोले 50 रुपए डाले हैं साहब। तो उसका क्या करो, बोर्ड पे लिखो, आज फलाने 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 की तरफ से पूजन है, पिता के पुत्र, पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, एक महीने का बच्चा हो ना तो उसका भी नाम लिखा जाएगा। विचार करना भाई साहब, ये जीव को नाम का लोभ अत्यंत है। इसीलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि नाम के चक्कर में जीवन के मूल काम को मत भूलो। बराबर समझे कि नहीं समझे? और नाम की जब कुदरत ने तुम्हें व्यवस्था करके ही रखी है तो क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है और नाम करने की? बराबर ना। चलो आगे अपन चलते हैं थोड़ा, इसको थोड़ा और समझते हैं। कितने द्वीप हैं उसका आपको ख्याल में आएगा, कितने सारे द्वीप हैं। एक सेकंड, ये सूत्र, हाँ अब वो कैसे हैं ये बताते हैं। चलो, द्विर द्विर विश्वकंभा, बोलिए, द्विर द्विर विश्वकंभा, विष्कंभा, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो, पूर्व 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 परिक्षेपिणो, वलया कृतयाः, वलया कृत्याः, फिर से द्विर द्विर विश्वकंभाः, द्विर द्विर द्विर्विष्कंभाः, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो, वलया कृतयाः। वलया कृत्याः। बहुत बढ़िया। देखो अपन अर्थ देखते हैं। द्विर द्विर विश्वकंभाः, द्विर द्विर विश्वकंभा मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है इसका? डबल डबल। द्विर द्विर मतलब डबल डबल। विश्वकंभा मतलब क्या होता है? डायमीटर। तो ये जो असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, ये असंख्यात द्वीप समुद्र का डायमीटर मतलब व्यास कितना है? मतलब द्विर द्विर मतलब डबल डबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर जम्बू द्वीप का व्यास 2 मीटर है तो अगले का उससे डबल, 2 स्क्वायर 2, उसका उससे डबल, उसका उससे डबल, ऐसे करते करते इसका जो व्यास है वो डबल डबल है। और वो कैसे है? पूर्व पूर्व मतलब पहले पहले को डबल डबल व्यास वाले हैं, और पूर्व पूर्व परिक्षेपणों कि एक के ऊपर एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसके हिसाब से पूर्व पूर्व को। जैसे जम्बू द्वीप को कवर करता है लवण समुद्र, लवण समुद्र को कवर करता है धातकी खंड द्वीप, धातकी खंड द्वीप को कवर करता है क्या कहते हैं, कालोदधी समुद्र, फिर उसके बाद पुष्करार्ध, पुष्करवर, फिर पुष्करवर समुद्र, फिर वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे करते करते तो पूर्व पूर्व पुराने पहले पहले वाले को परिक्षेपणों मतलब कवर करते हुए चलते हैं। और शेप कैसा है उनका? वलया प्रत्याह। वलय मतलब चूड़ी की आकृति के जैसा। तो ये सारे द्वीप कैसे हैं? 3 बातें बताई इसमें। डबल डबल व्यास वाले हैं, एक दूसरे को कवर करते हैं, और चूड़ी की आकृति के हैं। बराबर। आपने वो नहीं देखा मैजिकल, वो ग्लास आता है, ग्लास ऐसे कर दो तो बड़ा हो जाता है, ऐसे कर दो छोटा हो जाता है। कैसे करता है कि पहले छोटे होते हैं, फिर उसको कवर करने वाला दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, फिर आपको ऐसे कर दो तो सिमट जाते हैं, और फिर ऐसे कर दो तो पूरा हो जाता है। देखा ना वो ग्लास, मैजिक ग्लास बोलते हैं उसे, समझ में आया? तो वैसे ही ये इन लोगों की आकृति देखो, और अच्छे चित्र में आपको समझ में आ जाएगा। एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी, कितने द्वीप समुद्र हैं? तो उसका एक उत्तर है असंख्यात। बोले असंख्यात में समझ में नहीं आया, असंख्यात तो बहुत सारे होते हैं, तो वहां बताते हैं। अब असंख्यात समझ में नहीं आया ना, तो समझने के लिए देखो, 2.5 उद्धार सागर के जितने समय हैं। अब सागर क्या है? तो बोले एक और हिंट देते हैं, चलो वो सब हिंट ऐसे ही है, सांपनाथ से बढ़कर नागनाथ, नागनाथ से बढ़कर शेषनाग। है। अब आप करणानी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नहीं जा रहे। तो असंख्यात मतलब कितना? बोले 2.5 उद्धार सागर। बोले वो समझ में नहीं आया तो 25 कोड़ा कोड़ी पल्य,
अब वो 25 कोड़ा कोड़ी पल्ले क्या है, तो 25 कोड़ा पल्ले के लिए वही गणित जो हमने पहले सागर में बताई थी कि 6000 कोस लंबा डायमीटर वाला गड्ढा, उसमें घेटा के बाल और उसको धांस धांस के ठूस ठूस के खींचो खींच भर देना, फिर 100 साल में एक बाल निकालना, फिर ऐसे करते 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 जब वो खाली हो जाए तो उद्धार पल्ले, फिर व्यवहार पल्ले, फिर अद्धा पल्ले, बराबर। फिर ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक क्या कहते हैं सागर होता है। तो यहाँ पर 2.5 उद्धार सागर, और 2.5 उद्धार सागर मतलब 25 कोड़ा कोड़ी पल्ले। पल्ले मतलब वो गड्ढा जो खाली हुआ था 100 साल में बाल निकालने पर, बराबर। 6000 कोश बराबर क्या होता है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर, मतलब आप यहाँ से कन्याकुमारी से कश्मीर जाओ तो 3214 किलोमीटर, रिटर्न आओ तो 3225 किलोमीटर समथिंग कुछ है। मतलब इतना लगभग लंबा चौड़ा 6000 किलोमीटर वाला डायमीटर वाला गड्ढा होना चाहिए। और उसमें बाल किसके, उत्तम भोग भूमि के भेड़े घेटे के, और कैसे कि डबल साया उसका ना हो सके और उसको बिल्कुल भर दिया जाए और 100 साल में निकाला जाए। तो वो जिस पीरियड में खाली होगा वो एक पल्ले, और एक पल्ले की बात नहीं कर रहा है, 25 कोड़ा कोड़ी मतलब 25 करोड़ मल्टीप्लाई बाई अगेन करोड़, बराबर। तो जो जितने साल आए उसमें 100 साल, तो इतने वर्ष में वो क्या कहते हैं उतनी बार उतने बाल उसमें से निकलेंगे। इतने दीप समुद्र है उसमें, आपका नाम तो आई जगह, भाषा वर्गण आए तो संख्या ही है ना, इसीलिए सबके नाम का मिलेगा, सबके नाम का, एक एक जीव के नाम का एक एक द्वीप मिलेगा। इसलिए मेरे नाम पर जमीन हो जाए, मेरे नाम पर बगीचा हो जाए, मेरे नाम पर स्कूल यूनिवर्सिटी हो जाए, कोई नहीं है, नाम से कोई मतलब नहीं है, काम पर जोड़ दो भाई साहब, काम पर जोड़ दो, बराबर। तो ये ख्याल में आ गया ना, कितने द्वीप हैं, बोले इतने समुद्र हैं, इतने द्वीप हैं। कैसे हैं, तो बात बताई, 3 बातें जो अपने लास्ट सूत्र में देखी थी, एक दूसरे को घेरे हुए गोल गोल हैं, फिर कैसे उत्तरोत्तर दूने दूने यानी डबल डबल डायमीटर यानी व्यास वाले हैं, और तीसरे नंबर शुभ नाम वाले हैं। देखो एक बात यहाँ पर बोल देता हूँ, शुभ नाम रखा करो, अशुभ नाम रखने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या शुभ है क्या शुभ है वो अपन बाद में देखेंगे। एक और 2 स्लाइड जो है वो अपन नजर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। उन पर 2 चित्र आपके सामने आ रहे हैं। एक पहला चित्र, मतलब आप ऐसे समझ लो बड़े सौभाग्यशाली हो आप, तो रहते जम्बू द्वीप के टुकड़े में, लेकिन हमने आपके लिए ऊपर से यानी कि ऊर्ध्व लोक से फोटो निकाला है और ऊर्ध्व लोक से जब आप मध्य लोक को देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। समझ में आया? सबसे पहले जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप को सराउंडिंग लवण समुद्र, लवण समुद्र के सराउंडिंग धातकी खंड, फिर कालोदधी, फिर पुष्करवड़ द्वीप, फिर बीच में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ये जो बताया ना असंख्यात द्वीप समुद्र है, और फिर उनके लास्ट में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र है। अब गजब ये है कि ये जो क्या कहते हैं कि पूरे मध्यलोक का एक राजू प्रमाण जो है, उस एक राजू प्रमाण मध्यलोक में 1.4 राजू यानी 1/4 हिस्सा तो अकेला स्वयंभू रमण समुद्र, આપણે કઈ ગુજરાતીમાં પચાવી પાડ્યો है। यहाँ पे कोई शेयर सर्टी इक्वल नहीं आ रहा है कि मध्य लोक हैं तो असंख्यात असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो असंख्यात गुना हिस्सा जम्बू द्वीप के पास में, असंख्यात हिस्सा इसके पास, बोले नहीं, 1.4 1/4 हिस्सा तो अकेला 1.4 तो राजू है, वह तो अकेला स्वयंभू रमण समुद्र के पास आ गया, और उसका